हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात करेंगे बेसिकली। और इसकी वास्तव में जो शुरुआत पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने टिश्यू पर डिस्कस किया हुआ था। टिश्यू, ठीक है, तो ये भी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट था। और टिश्यू से मिल करके जब एक प्रकार के टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, तो विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करते हैं। उन्हीं के समूह को हम लोग अंग तंत्र कहते हैं। तो आज हम लोग ऑर्गन सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। और देखिए, एक ऐसा पार्ट है कि जहां से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन लिख करके रख लीजिए कि जो आपके बायोलॉजी वाले पार्ट आते हैं, तो बायोलॉजी का जो पार्ट है वहां से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो 4-5 ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, जो 6 ऑर्गन सिस्टम है बेसिकली। इन 6 में से कोई ना कोई क्वेश्चन, तो एक तो ऑर्गन सिस्टम पर हम लोगों ने एक सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, आप लोगों के सामने। और अब हम लोग थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को फोकस करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम से बनते, तो देखिए एक विशेष प्रकार के टिश्यू आपस में मिल करके जब किसी विशेष कार्य को संपादित करने लगते हैं, तो ऐसे समूह को हम, जो ऊतकों के ऐसे समूह को जो मिल करके जो बनता है, उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अंग तंत्र कहा जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। जनरली ये सब चीजें समझने के लिए है। क्वेश्चन जहां से बनता है उसको हम जरूर आपको फोकस करते हुए चलेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से बेसिकली ऑर्गन सिस्टम आपको पढ़ने हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि टिश्यू के रूप में जब हमने ब्लड को डिस्कस किया हुआ था छात्रों, तो उसी ब्लड वाले पार्ट में हमने ये भी बताया दिया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से, हार्ट कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर जो बात आ जाती है वो आ जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की और अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन सिस्टम है। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी इसी से जुड़ा हुआ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इस पे एक बार आगे चल करके इस पे थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगे हम लोग। लेकिन नर्वस सिस्टम, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन एक मेजर पार्ट जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पे हम लोग आज फोकस करते हैं। तो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पोषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से अगर इसको बना दें, ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो करके और इस तरीके से एक पाइप, और पाइप के बाद में आमाशय, ठीक है, फिर ये आपका डोडेनम, और डोडेनम के पार्ट से निकला हुआ फिर इस तरीके से, है ना, और ये आपके फिर इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आपकी यहाँ सीकम होते हुए फिर एक जो है बड़ी इंटेस्टाइन होते हुए रेक्टम एनस की तरफ में निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, मतलब इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर आपके मुख, माउथ में ही डाइजेस्टिव होने लगना शुरू कर देती है। तो ये सब है, मुख से लार ग्रंथियां हैं, और यहाँ से लारिये एंजाइम जो टाइलिन होता है, इसका स्रावण होता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जहां से कहाँ से पचना शुरू हो जाते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, तो ये कहाँ से पचना शुरू हो जाएगा, वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। या हमारा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है कहाँ से पचना शुरू हो जाता है, ये मुख में लार ग्रंथियां हैं, वहीं से पचाना शुरू कर देती हैं। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब मुख से स्टार्ट होता तो उसके बाद में ग्रसनी तक आ जाता है, ठीक है। तो ग्रसनी पर जो है एसोफेगस, जो आपका एसोफेगस ये वाला पार्ट है, यानी कि जो यहाँ से लेकर के और मुख से लेकर के और जो पाइप है, इस ये आकर के अमाशय में, जो आपका ये अमाशय है, इसी में आकर के गिरती, तो ये जो है आपका एसोफेगस है। तो ये आपका माउथ हो गया पार्ट, ठीक है। और माउथ के बाद में ये जो पाइप बनी हुई है जिसमें से खाना, कभी कभी हम जब खाना खाते हैं तो ये अटक भी जाता है, तो ये क्या पार्ट हो गया आपका, ये आपका। तो ये जो है कि क्या है कि पेरिसिस्टोल, ठीक है, मोशन एक होता है जिसको हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं छात्रों। तो क्रमानुकुंचन गति, ठीक है, यही क्रमानुकुंचन गति के जो है माध्यम से फिर क्या होता है, इसमें जो है खाना यहाँ पर, तो पेरिसिस्टालसिस, जो पेरिसिस्टालसिस है जिसको क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, इसी गति के थ्रू जो है ये खाना क्या होता है, इस तरीके से ले जाता है, ठीक है। तो जब एंटी पैरालिसिस हो जाता है तो वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वोमिटिंग के लिए जो है, जब ये ऐसे ऐसे, जब इस तरीके से ऐसे करके दोनों चीजें इधर की तरफ में आती हैं तो खाना इधर की तरफ में, और जब ये उल्टा शुरू हो जाती है प्रोसेस, तो खाना फिर यहाँ पर वोमिटिंग के लिए हो जाता है। तो ऐसो ये आपको याद रखना है। तो एसोफेगस जो ग्रास नली है, उसी में उल्टा एंटी पेरिस्टालसिस अगर मोशन स्टार्ट हो गया तो वो वोमिटिंग के लिए जिम्मेदार हो जाता है, ठीक है।
ये जो है स्टमक है, स्टमक मैंने बताया कि जो आमाशय, ठीक है, जिसमें आपका आकर के खाना गिरता है, और उसके बाद में 1 to 1 करके इनके बारे में जानेंगे। फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपका पार्ट मैंने काफी बड़ा बना करके रखा 6 से 7 मीटर, और फिर ये बड़ी वाली आंत जो इसको पूरा घेर करके और यहाँ तक आती है, और फिर यहाँ रेक्टम, और रेक्टम के बाद में एनस के थ्रू बाहर हो जाती है। तो ये इतना पार्ट हो गया। एक परिचय इसका भी यहाँ पर जोड़ देते हैं इस तरीके से, अपेंडिक्स। अब एक स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में फिर रेक्टम, रेक्टम के बाद में एनस, ये इतनी पार्ट हो गई। तो ये अगर हम लोग ओवरऑल मिला करके देखें भाई छात्रों कि ये जो पार्ट है वो लगभग कितना चला जाता है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक लंबाई और सब लोगों की अलग अलग पार्ट होती है, लेकिन फिर भी मान के चलिए 8 to 10 मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 8 to 10 मीटर, ये जो है क्या हो जाता है 8 से 10 मीटर, ये आपका पार्ट जो है यहाँ से इसकी लंबाई होती है, ठीक है। किसी का 8 मीटर हो सकता है, और पूरी आहार नाल की अगर हम लोग बात करें 8 से 10 मीटर लंबी हो जाती है, ठीक है। और इसको हम पूरा का पूरा कितने पार्ट में, जैसे मुख, ग्रसनी, आमाशय, इस तरीके से बता। अब जो इसके क्वेश्चन आते हैं मेजरली, कभी कभी तो ऐसा सिंपली पूछ लिया कितने मीटर हो सकती है, तो 8 to 10 मीटर, 10 to 12 मीटर, 10 to 15 मीटर, या 5 to 6 मीटर। तो आपको एक राउंड फिगर में जान के रखना है कि 8 to 10 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पर। दूसरी चीज है, कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेता है कि यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे किस तरीके से जुड़ा हुआ। तो मुख है, मुख से फिर ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद में फिर आपका छोटी जो है आंत। कभी कभी अभी इसके आगे भी पार्ट आ जाता है कि आमाशय और छोटी आंत के बीच में डोडेनम भी आ जाती है, ठीक है। फिर बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में फिर मलाशय, और फिर गुदा। ये इतने पार्ट आपके हो गए। अब हम इनको देखिए कि सहायक, जब हम भोजन करते हैं तो एक तो च्यूइंग का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, उसके बाद में फिर क्या होता है सलाइवा मिल जाता है जो स्टार्च वगैरह पचाता है, और इस जो क्रमानुकुंचन गति है उसको सहारा देने के लिए भी काम करता है। लेकिन फिर क्या होता है कि सहायक प्रांचक जो है, पाचक ग्रंथि, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उसमें क्या सबसे पहले बात आ जाती है लीवर की। तो मैंने छात्रों आप लोगों को एक बार बताया हुआ था कि जो लीवर होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन के अंदर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपकी लीवर हो गई। और लीवर के बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या दूसरी ग्रंथि है, वो पैंक्रियास है, ठीक है, पैंक्रियाटिक जो अग्नाशय है। और तीसरी एक सलाइवरी ग्रंथि। तो मुख्य जो सहायक पाचक ग्रंथियां हैं वो यही हैं, लीवर और पैंक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड। ये 3 ग्रंथियां हैं जो आपको अब याद आपको क्या रखना है कि जो लीवर है जिसको हम यकृत कहते हैं, यहां से क्या निकलता है इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पित्त रस, ठीक है, जो हमारा पित्त रस होता है वो यहाँ से निकलता है। तो ये ध्यान रखना है आपका, यहाँ पर पित्त रस निकलता है जिसको हम बाइल जूस भी कहते हैं। कभी कभी इस तरीके से बाइल जूस लिख करके आ जाता है, ठीक है, या अगर बाइल जूस भी लिख करके आ जाए तब भी बाइल रस, ठीक है, या जूस जो भी है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका। और जिसका पीएच मान जो छात्रों है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो 7.6 से लेकर के और 7.7 के आसपास में होता है, अर्थात ये क्षारीय होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्षारीय होता है। मैंने बताया था कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये 0 से लेकर के और 14 तक होता है छात्रों, ठीक है। और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। जैसे जल है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जब किसी का पीएच मान 7 से नीचे होता है, याद रखिए 7 से कम, ठीक है, 7 से कम रहेगा तो वो एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है, अम्लीय। और जब 7 से ऊपर पीएच मान होता है तो उसको हम कहते हैं बेसिक, यानी उसको कहते हैं क्षारीय। तो आप बाइल जूस की बात करें तो 7.6 है, यानी यहाँ पर ये जो है ज्यादा है, ठीक है, 7 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्षारीय हो गए। वहीं पर अगर हम लोग अग्नाशय की बात करें, जो पैंक्रियास है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, इसका पीएच मान सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो 8 पॉइंट के आसपास में रहता है, ठीक है। तो ये अत्यधिक क्षारीय होता है, अग्नाशय जो है अत्यधिक क्षारीय होता है। तो ये दोनों चीजें आपकी थोड़ी सी ध्यान रखना है। लेकिन जो हमारी जठर ग्लैंड, अमाशय जो एक पार्ट होता है, अमाशय, ठीक है, यहाँ पर इसके लिख दे रहा हूं कि अमाशय, अमाशय। तो अगर हम लोग अमाशय की बात करें, ठीक है, तो अमाशय में क्या होता है, जो आपका अभी आपने यहाँ पर एक पार्ट पढ़ा था स्टमक वाला, तो स्टमक की बात करेंगे तो ये स्टमक का जो पार्ट है अमाशय, यहाँ पर क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है, ठीक है, जठर ग्रंथि होती है। और जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस भी निकलता है, ठीक है। तो जठर रस निकलता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और ये इसका पीएच मान बहुत ज्यादा
होता है, ये पीएच मान ये 6.5। तो ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है। तो याद रखना है कि आपका जो अमाशय है, जहां पर खाने पहली बार टूट करके और आ करके जब आप स्विमिंग कर करके और यहाँ पर आ करके और यहाँ पर जब खाना इकट्ठा होता है तो इसी के ऊपर कौन सा जूस निकलता है, ये स्टमक जो है आपका अमाशय, ये जठर जो है ग्रंथि द्वारा जठर रस निकालने का काम करता है, ठीक है। और यही जठर रस जो होता है वो क्या निकालता है, जो पीएच मान है उसका 6.5। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये 6.5 यानी जैसे ही इसके ऊपर एसिड गिरता है ये टुकड़ों टुकड़ों में एकदम समाप्त हो जाता है, एकदम से खाने एकदम लुगदी के रूप में फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ना, इसीलिए हम जितना च्यू करके खाते हैं उतना आसान हो जाता है, अदरवाइज फिर ज्यादा यहाँ पर एसिड बनना पड़ता है, क्योंकि इसको पचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एसिड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब कभी तीखा या इस प्रकार की चीजें अगर आप खाते हैं तो ये क्या होता है कि ये ग्लैंड आपकी एक्टिव हो जाती है और यहाँ पर चीजें गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन लास्ट में आप मीठा इसलिए खा लेते हैं कि भाई अब चीजें इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अब यहाँ पर ऐसा कोई मंदक का काम करना है और अब जठर ग्रंथि में से जितना जठर रस निकल गया, लेकिन अब जरूरत नहीं है, इसीलिए लास्ट में मीठा खाने का प्रोविजन भी बना हुआ है। देखिए साहब, हर चीजें जो साइंटिफिक जैसे होता नहीं कि लास्ट में सौंफ खा लिया, मंदक का काम कर दिया, गुड़ खा लिया, तो ये सब कॉन्सेप्ट इसीलिए बना होता है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या है, खाना खा लिया और बाद में भी ये एक्टिव रहता है ग्लैंड, तो वहां पर क्या होगा, इसका मतलब सर एसिडिटी ज्यादा बन रही है, क्योंकि यही एसिड बनाने का काम यहीं पर होता है। 6.5 है, इसलिए इसका जो जूस होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो चलिए भाई, ये छात्रों क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करें कि मुख के अंदर में जब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करके इसको मैंने बताया तो क्या काम करता है कि जो पाचन की क्रिया है आरंभ कहाँ से होती है, मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्या चीज पच जाता है, जो स्टार्च है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो यहीं से जो है, जो स्टार्च है खास तौर से, ठीक है, ये यहीं पे जो है पालन जो है पाचन इनका आरंभ हो जाता है। तो ये एक काम आपको ये भी ध्यान रखना कि स्टार्च का अगर पाचन की बात की जाएगी तो यहाँ से जो है पचने लगेगा। अब दूसरी चीज है, यहाँ पर अगला वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि लार ग्रंथि से निकलने वाली लार जो है, जो सलाइवा है, ये भोजन को नम और मुलायम बनाने का काम करती है और इसमें उपस्थित जो टाइलिन है, एमाइलेज है, ये स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, तो उसको क्या करता है, उसको पचाने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। क्या यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर टाइलिन और एमाइलेज ठीक है। तो टाइलिन और एमाइलेज क्या करता है, क्या काम करने का काम करता है, ये जो है पचाने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके अगले वाले पार्ट पर बात करेंगे कि अगर कभी कभी क्वेश्चन ये जो बार बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर जो है अगर बात की जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन कहाँ से आरंभ होता है, तो मुख से ही प्रारंभ होता है, यही क्वेश्चन पूछता है। ये आप गलत मत करिएगा, मैं इसीलिए कई बार एक चीजों को कई बार रिपीट कर दिया। जबकि जो हम प्रोटीन खाते हैं या वसा खाते हैं, ठीक है, तीन चीजें हैं, मुख्य रूप से हम तीन चीजें लेते हैं। एक जो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा प्रोटीन, ठीक है, जैसे आलू खा लिया, दाल खा लिया, और वसा जो तेल और इस प्रकार की चीजें, घी, ये सब चीजें खा लिया। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे। तो कार्बोहाइड्रेट ये मुख से प्रारंभ हो गया, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन और वसा है, ये कहाँ से इसका पाचन होता है, ये पाचन होता है अमाशय से, ठीक है। जो स्टमक वाला पार्ट होता है, जब स्टमक में जाता है तब वहां से पाचन शुरू होता है। तो आगे स्टमक आएगा, वहां पे हम लोग देखेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो टाइलिन और एमाइलेज है, वो स्टार्च का पाचन करना शुरू कर देता। मुख में पाए जाने वाला लाइसोजाइम, एक जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ठीक है, लाइसोजाइम, ठीक है, वो क्या करता है, लाइसोजाइम ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम लोग खाते पीते हैं वो उसमें जो है, तो अगर कहा जाए कि लाइसोजाइम नामक एंजाइम, ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मुख में पाया जाता है। जबकि अगर हम ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब बात करें तो ये सब अमाशय के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। तो दोनों चीजें याद रखना है, आगे वो बातें आएंगी। लेकिन लाइसोजाइम अगर रहे तो ये मुख में पाया जाता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। और पेरिस्टाल्टिक, ये मैंने बताया था कि जो पेरिस्टाल्टिक मोशन है, पेरिस्टाल्टिक गति है, जिसको हम क्रमानुकुंचन गति भी कहते हैं, उसी के द्वारा भोजन जो है क्या करता है, ये क्रमानुकुंचन,
ठीक है, क्रमान कुंचन जो गति होती है, इसी गति के द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। चलिए, महत्वपूर्ण एक चीज यहाँ पर है कि सांपों की जो विष ग्रंथि होती है और मनुष्य की लार ग्रंथि का रूपांतरण मानी जाती है। जो हम लोग स्लाइवा जब कभी कभी देखते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं या मुंह में स्लाइवा आ गया और आपने ऐसे मुंह को स्ट्रेच किया और छींटे आ जाती हैं, तो जो बाहर छींटे ऐसे निकलती है, ऐसे जब सांप होता है, जब सांप गुस्से में होता है और जब अपना मुख फैलाता है तो उसी में से जो है लार ग्रंथि जो उसकी बनी होती है विष ग्रंथि, उसी विष ग्रंथि में क्या निकलता है, उसी विष ग्रंथि से जो है विष निकलता है। ठीक है, ऐसे उसके काटने से नहीं होता, लेकिन जब उस पे से विष जो निकलता है वो पड़ जाता है, वो टच में आता है, तब वहां पर जो है क्या करता है, वो जो है होता है, काट लिया, लेकिन अगर वो ग्रंथि नहीं निकली तो वहां पर क्या होगा, वो जो है विष नहीं निकला, विष के संपर्क में ब्लड नहीं आया तो इंसान बच जाता है। ठीक है, तो सांपों की विष ग्रंथि जो है वो मनुष्य की लार ग्रंथि का रूपांतरण मानी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग माउथ से आगे चल करके एसोफेगस जो है आपका, यानी जिसको हम ग्रास नली कहते हैं, ठीक है, इस ग्रास नली के अंदर में जो है क्या पार्ट होता है, या भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। अब कौन सा पार्ट आ जाए कि कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती, क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो वहां पे आ जाए ग्रास नली, अमाशय, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक, तो ग्रास नली अगर आ जाए तो वहां पर ग्रास नली के अंदर में एसोफेगस जो है वहां पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। यही ध्यान रखना, वोमिटिंग के लिए और अंदर निगलने के लिए दोनों यही जिम्मेदार होते हैं। जो पेरिस्टालसिस मोशन है और एंटी पेरिस्टालसिस मोशन वो यहीं से आरंभ होता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आ गया छात्रों, इसको आपको ध्यान रखना। अब हम लोग अगले पार्ट की बात करेंगे, स्टमक की बात करेंगे। ये अम्लीय माध्यम में होता है, यानी यहाँ पर पाचन जो है, जैसे ही हम दूध या कोई भी चीज ले लेते हैं, प्रोटीन, तो इनको सबके उसके ऊपर क्या होता है, एसिड गिरता है। मैंने अभी अभी आपको बताया अभी, ठीक है, कि एसिड उसके ऊपर गिरता है और एसिड से फिर वो टुकड़ों टुकड़ों के रूप में एकदम बिल्कुल गल करके हो जाता है, यानी लुगदी के रूप में बन जाता है। तो 6.5 pH वैल्यू का एसिड जो है यहाँ पर निकलता है। ठीक है, अमाशय में जो जठर ग्रंथि होती है वहां से निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो यहाँ पर जठर ग्रंथियां जिसको हम गैस्ट्रिक कहते हैं, इसीलिए कहते गैस बहुत बन रही, तो गैस मतलब क्या हो गया, वही एसिड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर, और इसमें क्या होता है, HCl पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पाया जाता है, तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो अब HCl इसमें, यानी अगर पूछा जाए अमाशय में क्या पाया जाता है, तो पहला तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अम्लीय रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपका निकल करके आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यही एसिड क्या करता है, ये जो ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसमें से कोई ना कोई एंजाइम आपका, जैसे पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, ये 1000 बार आ चुका है, तो आप रट्टा मारिए पेप्सिन प्रोटीन, पासे पेप्सिन पासे प्रोटीन, क्लियर हो गया। रेनिन, ये दूध का जो कैसीन प्रोटीन का पाचन है, दूध में कैसा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन, और कैसीन का जो पाचन करता है वो कौन करता है, रेनिन करता है। वसा, जिसमें लाइपेज पाया जाता है, उसका जो है जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन। एमाइलेज, ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। तो एमाइलेज मैंने बताया था मुख में भी पाया जाता है और यहाँ पर भी एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है। तो बेसिकली ये शुरुआत माउथ से भी हो जाती है। तो भाई यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं ये एकदम 100% एक मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। पेप्सिन प्रोटीन का, रेनिन जो है कैसीन प्रोटीन दूध का, लाइपेज वसा का, और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। तो एमाइलेज दोनों जगह पाया जाएगा, अमाशय में भी पाएगा और मुख में भी पाया जाता है। मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वहां पर टाइलिन के साथ में भी एमाइलेज पाया जाता है। चलिए, दोनों चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की। अब देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि HCl के कार्य क्या है। तो HCl की अगर हम लोग बात करें तो भोजन को अम्लीय बना देता है, एकदम एसिड उसके ऊपर करके लुगदी एकदम गलाने का काम करता है। जैसे किसी के ऊपर एसिड पड़ जाए, गल जाता है, ऐसे भोजन के ऊपर एसिड पड़ जाता है इस तरीके से, तो पूरा लुगदी के फॉर्म में हो जाता है वो पाचन का। हानिकारक, अब जब एसिड पड़ जाएगा तो हानिकारक जीवाणु क्या होंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे, और भोजन को पाचन योग्य बनाना, यहीं पर जो है पाचन योग्य बनने का काम होता है। किस तरीके से चीजें, अब यहाँ पर क्या है कि छोटी आंत, ठीक, छोटी आंत में जाना। छोटी आंत जो है, ये छोटी आंत को हम लोग भाई छात्रों 2-3 पार्ट में
जो है अलग अलग कर सकते हैं। जब अमाशय से, यानी अगर हम लोग ये अमाशय बन गया, ये मान लीजिए अमाशय बना, और अमाशय से ही यहाँ से शुरुआत हुई इस तरीके से, और उसके बाद में इस तरीके से 7 मीटर के आसपास में लंबी इस तरीके से बन गई। ठीक है, अब यहां से लेकर के जो इसमें जो इस तरीके से संरचना, एक पत्ती वाली संरचना दी जाती है। ठीक है, इस पत्ती वाली संरचना को क्या कहते हैं? पैंक्रियास। ठीक है, तो ये जो चीजें यहाँ पर जो बनना शुरू करती हैं, यहाँ पर जो चीजें आ जाती हैं, यहाँ से ये लीवर बन गया। ठीक है, ये आपका लीवर का पार्ट हो गया इस तरीके से। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये इसी डोडेनम में आकर के ये यहां से लेकर के यहां तक, यानी डोडेनम जिसको हम कहते हैं ग्रहणी, तो याद रखिएगा ये जो डोडेनम है इसको ग्रहणी कहते हैं, और यहां पर आपका आ गया ये ग्रास नली। ठीक है, एसोफेगस ग्रास नली। तो ग्रहणी और ग्रास नली जो आपका क्वेश्चन जो कंफ्यूजन करने का किसमें भोजन का पाचन नहीं होता, तो एक आता ग्रास नली, ठीक है, और एक आता ग्रहणी, ठीक है, एक आता अमाशय और एक आता है मुख। ठीक है, अब देखो यहां पर इतने पार्ट आ गए, तो किसमें नहीं होता है? तो मैंने बताया था कि ग्रहणी भी, कई लोग सोचते हैं ग्रहणी ग्रहण की जाती है, यहाँ क्या पाचन होता है? नहीं, ग्रहणी तो ये डोडेनम का पार्ट है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जो ग्रास नली है वहां पे नहीं होता, एसोफेगस में नहीं होता, डोडेनम में होता है। तो ये हिंदी इंग्लिश का चक्कर है भाई छात्रों, इसको थोड़ा सा लर्न करके रखिएगा। ठीक है, यहां से आएगा क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हुए आपको बता दे रहा हूं। तो छोटी आंत के पार्ट में डोडेनम से शुरुआत होती है, यानी अगर कभी मान लीजिए इसका क्रम पूछ लेता है तो सबसे पहले डोडेनम, डोडेनम के बाद में जेजनम और फिर लास्ट में इलियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डोडेनम, जेजनम और उसके बाद में इलियम, ये 3 पार्ट में है। तो ग्रहणी में क्या क्या आता है? बेसिकली पित्त रस और अग्नाशय रस। तो देखिए ये जो अग्नाशय है, ये मैंने आपको बताया कि अग्नाशय, ठीक है, तो यहां से अग्नाशय और ये आपका लीवर है, आपका पित्त रस, ये दोनों रस आ करके इसमें मिलने का काम करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पित्त रस और ये दोनों रस जो है किस में मिलते हैं? डोडेनम में आकर के मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे पित्त रस और अग्नाशयी रस मिल जाते हैं, इन रसों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे लीवर की अगर हम लोग बात करें, जैसे जब यहाँ पर बात करते हैं तो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, लगभग 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो वजन का जो है ये वजन होता है। ठीक है, तो लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है हाई लेवल की। पित्त रस की बात अगर यहाँ पर की जाए तो यहीं पर यकृत में ही पित्त रस, जिसको बाइल जूस का निर्माण होता है, ये सब है। और पित्ताशय में एक गाल ब्लैडर होता है, उसी में संग्रह हो जाता है। तो जब पित्त रस बनता है भाई छात्रों, यहाँ से पित्त बनता है, तो यहाँ पर एक, जैसे जब ये ग्लैंड बनती है तो यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी सी थैली होती है, इसी में से मिल करके बनता रहे, तो यहीं पर कलेक्शन होता रहता है। क्यों कलेक्शन होता रहे? जब जरूरत, जब यहाँ पर सिम्टम्स इस तरीके से आते हैं कि यहाँ पर कुछ भोजन जो है पच करके यहाँ पर आ रहा है, तो ये समयानुसार धीरे धीरे करके भेजता रहता है, उसमें चीजें मिलती रहती पैकअप पे, यानी स्टोरेज का काम करता है। जैसे टंकी पानी निकाल करके और टंकी में भरा रहता है, जरूरत के अनुसार फिर थोड़ा थोड़ा करके यूज करते हैं, तो वैसे यहाँ पर बनता है और बनने के बाद में चीजें आ जाती है। जब आप खाना पीना इस प्रकार की चीजें खाते हैं तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर स्टोर के रूप में रहता है और इसमें से निकल करके चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि लीवर जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर यकृत में जो है निर्माण हो रहा है, यानी लीवर में ही जो है पित्त रस का निर्माण हो रहा है, और पित्ताशय में पित्त का संग्रह होता है, यानी पित्ताशय में संग्रह केवल होता है, बनता नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी आजकल देखा होगा कि पित्त जो है वो क्या करता है, वो पचाने का काम करता है। एक आ जाता है कि भाई पित्त रस जो है वो प्रोटीन को, है ना, प्रोटीन को पचाने का काम कर रहा है, वसा को पचाने का काम कर रहा है। तो जब इनके पाचन की बात हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी चीजें खाते हैं और जो है और यहाँ पर आ करके और जब ये नई चीजें बनती हैं और ऐसे ही यहाँ पे पड़ी रह जाती बहुत देर तक, तो ये पपड़ी के रूप में जम जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो गाल ब्लैडर का जो है पथरी हो जाता है लोगों को, तो ये भी एक प्रकार की समस्या है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पित्त रस के कार्य क्या है? ये वसा को, जो खास तौर से वसा वाला पार्ट है, इसी को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है। तो पित्त रस, जब भी पित्त रस होता है
वही जो हमारा वसा है उसी को पचाने का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये कभी भी एकदम इतना फैट, इतनी प्रकार की चीजें ना खाइए कि जिससे क्या हो कि ये एकदम से बिल्कुल सूख जाए, उसमें कुछ भी ना बचे और बाद में पपड़ी बन जाए। और ये जो है तो वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। वसा को तोड़ना, तो याद रखिएगा पित्त किसको पचाने का काम करता है? वसा को पचाने का काम करता है। और पित्त रस में एंजाइम नहीं होते हैं, ये भी याद रखना है कि जो पित्त रस है, जो पेप्सिन है, रेनिन है, टैनिन है, ये सब जो प्रोटीनों को पचाने वाले हैं वो अलग है। ठीक है, वो आपके अलग पार्ट, वो उनका पार्ट अलग है जो है, वो जो लीवर में बन रहे हैं वो है, ये जो है अमाशय के अंदर में बन रहे हैं। लेकिन जो लीवर के अंदर में, लीवर यानी यकृत के अंदर में बन रहा है, वहां पर पित्त रस बनता है और पित्त रस वसा को पचाते हैं, उसी को इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वसा को पचाने की प्रक्रिया, इसीलिए जो फैट है वो सबसे टफ होता है उसको पचाना छात्रों। ठीक है, वसा को पचाने का काम सबसे टफ होता है, इसी को इमल्सीकरण कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पैंक्रियास है, यही पैंक्रियास, ये पूछा जाता कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है। अब मिक्स्ड ग्लैंड का क्या मतलब? यहाँ पर जैसे क्या हो गया, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, काफी इस पे डिटेल में भी आगे चर्चा होगी, लेकिन अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, दो प्रकार की मतलब जो है ग्रंथियां। अंतःस्रावी यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? जो डायरेक्ट जो है क्या करती हैं? ब्लड में जिनका सेक्रेशन हो जाए तो उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो भाई जो ये आपका अग्नाशय है, अग्नाशय के पास में क्या है? यहाँ पर जो इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, ये डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई होती है। ठीक है, तो वो क्या वो क्या हो? अंतःस्रावी हो गए। और जो उसमें से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है, पैंक्रियासिक, तो वो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो जो विभिन्न प्रकार के मतलब जो है अग्नाशयी एंजाइम्स हैं, जैसे पेप्सिन है, लाइपेज है, इमाइलेज है, ये जो चीजें निकलती हैं ये क्या करती हैं? ये बाह्यस्रावी के रूप में होती हैं। तो कुछ तो उसमें, यानी कि जो अगर हम लोग चित्र बनाए हुए थे, इस चित्र में देखें तो यहां से दो प्रकार की चीजें, एक तो जो छोटे छोटे लैंगर अंश की देवकाएं हैं, अल्फा बीटा जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेशन कर दी, और एक है इसमें से जूस निकल करके इस डोडेनम में आकर के मिलने का काम करता है। तो जो डोडेनम में आकर के निकलता है जूस, पैंक्रियाटिक जूस, तो वो बाह्यस्रावी ग्रंथि हो गया, और जो डायरेक्ट ब्लड में निकला आंतरिक। इसीलिए अंतः बाह्य दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाने के कारण इसी को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियास जिसको हम अग्नाशय, इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों भाग हो गए। अब लैंगरहैंस की दीपिकाएं, यानी कि जब हम लोग इस तरीके से जो पत्ती लाइट संरचना बनी होती है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी ऐसे यहाँ पर लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, ये क्या करती हैं? यही जो लैंगरहैंस आइलैंड्स, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? इसमें कुछ कोशिकाएं हैं बेसिकली अल्फा और बीटा कोशिकाएं। ठीक है, तो अल्फा कोशिकाएं जो क्या करती हैं? वो ग्लूकेगॉन निकालती हैं। कौन सा हार्मोन? जो है ग्लूकेगॉन, ये हार्मोन निकलता है। ठीक है, और ये रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। तो रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम क्या करता है? ग्लूकेगॉन। और बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं? ये इंसुलिन निकालती हैं। ठीक है, बीटा कोशिकाएं ये इंसुलिन निकालती हैं, रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करती हैं। तो ये दोनों चीज याद रखना है आपको कि ये जो दोनों चीजें हैं कि अल्फा कोशिकाएं ये ग्लूकेगॉन निकालती हैं, ये रक्त में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं, जबकि बीटा कोशिकाएं ये इंसुलिन हार्मोन और ये क्या करते हैं कि रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, तो जब इसी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है छात्रों, तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जब बीटा सेल्स वीक हो जाएंगी तो जिसके कारण इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है, और इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो अब अग्नाशयी रस के एंजाइम्स में अगर हम लोग बात करें कि कुछ एंजाइम्स जो वहां से निकल करके डायरेक्टली आते हैं, वो कौन कौन है? ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है। ये याद रखिए, ये आपका मोस्ट। ट्रिप्सिन क्या करता है? ठीक है, ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन पचाने का काम करता है। अग्नाशयी रस ट्रिप्सिन, एक मैंने आपको पेप्सिन भी बताया था, याद रखिए पेप्सिन। ठीक है, जो पेप्सिन बताया था, अब अगर आ जाए पेप्सिन कहां से निकला?
तो जो अमाशय था आपका, ठीक है, अमाशय यानी स्टमक, वहां से पेप्सिन निकला था। और ट्रिप्सिन कहां से निकला? ये निकलता है अग्नाशयी रस है। दोनों में अंतर यही इतना है, दोनों प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं, लर्न करके रखिएगा। तो ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कहां से निकलता है? ये आपका अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक ग्लैंड से निकलता है प्रोटीन पे। लाइपेज ये वसा को पचाने का काम करता है। एमाइलेज जो है वो आपका स्टार्च पाचन का काम करता है। तो एमाइलेज स्टार्च, लाइपेज आपका वसा, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों प्रोटीन पचाने का, यानी जिन कभी कभी देखते होंगे कुछ बच्चों को प्रोटीन नहीं लगता, तो इसका मतलब उनको एंजाइम दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो जब भी एंजाइम बच्चा लेता है, ट्रिप्सिन, पेप्सो एंजाइम वगैरह, तो इस प्रकार की दवाइयां क्या करती हैं, जो एंजाइमेक्स होती हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे जो है प्रोटीन को पाचन करने में हेल्प करती है, जिससे व्यक्ति की जो है हेल्थ इंप्रूव कर जाती है, खासतौर से बच्चों में इस तरीके से दिक्कतें आ जाती हैं। अब हम लोग जो है, क्योंकि देखते नहीं कि क्वाशरपोर हो जाता है एक रोग है, जैसे अगर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सब प्रकार की अगर चीजें कमी हो जाती हैं तो क्वाशरपोर प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो हम लोग बात करेंगे आंत्रस। अब इसके आगे बढ़ जाएंगे, अग्नाशय के बाद में, जब ये अग्नाशय यानी डोडेनम से आगे तो इंटेस्टाइन में प्रवेश करते हैं, तो आंत्रस वहां पर छोटी आंत के ग्रंथियों द्वारा विभिन्न प्रकार के रक्त यानी लगभग 6 से 7 लीटर जूस निकालती है हमारी छोटी आंत, ठीक है। ये याद रखना है कि 6 से 7 लीटर का जूस, ये सब मिल करके तब आपको, इसीलिए पानी पीना कितना जरूरी है, क्योंकि पानी पिएंगे तब इतना जूस बनेगा। 6 से 7 लीटर जूस निकालती है तब जा करके फिर जो है ये सब चीजें। तो आंत्रस जो है वो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। अब इसमें क्या निकलता है कि जैसे प्रमुख एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ से जो छोटी आंत में से निकल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें निकल रही हैं और क्या पाचन, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो पाचक है, कुछ ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का काम कर रहे हैं, वहां पर जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। तो सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज यानी जो चीनी है उसका, लैक्टोज यानी जो दूध है उसका पाचन, माल्टोज जो अनाज है उनका पाचन करने का काम। तो यहाँ पर तीनों चीजें हैं, ये आपको याद रखना। सुक्रोज यानी कि जो चीनी है, ठीक है, इन सब चीजों को डायरेक्टली मिठाई खा रहे हैं आप सुक्रोज के बाद। लैक्टोज दूध की बनी हुई चीजें, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट वाला यहाँ से। और माल्टोज जो अनाज, ठीक है, अनाज में जो मीठा होता है, जैसे रोटी में जो मिठास है, ठीक है। तो इस प्रकार, तो ये यहाँ पर जितने हमारे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये कार्बोहाइड्रेट है, इन एंजाइम को पचने के लिए आंत्रस से निकलती है, ठीक है। अब प्रोटीन पाचक यहाँ पर देखिए, एक प्रोटीन पाचक ये क्या है, एरिप्सिन, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है। तो हमारे बॉडी में जो एमिनो एसिड के सेल में एमिनो एसिड होता है, तो एरिप्सिन जो है पार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट है, वो आपका क्या करता है, ये प्रोटीन पाचक का काम। तो यही पूछता है कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है, वो एरिप्सिन। तो अभी आप ऊपर ने 3 प्रकार की चीजें देखी। एक मैंने आपको बताया था कि पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन ये भी प्रोटीन को पाचन करने का काम करता है। एक आपको अभी आपने ट्रिप्सिन भी पढ़ा, ठीक है, पेप्सिन के बाद में ट्रिप्सिन, तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और उसके बाद में एरिप्सिन, ठीक है, एरिप्सिन। ये 3 ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ये प्रोटीन को पचाने वाले हैं। कंपैरेटिव स्टडी इसी को कहते हैं छात्रों, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है तब आप चीजें हो जाती। तो पेप्सिन कहां से निकल रहा था, अमाशय में। जो आपका अमाशय सबसे पहले जब आकर के एसोफेगस से आकर के आपके अमाशय में पहली बार खाना यानी स्टमक में आ जाता है, तो वहां तो स्टमक में पेप्सिन। ट्रिप्सिन कौन बना रहा था, तो वो आपके जो पत्ती वाली संरचना इस तरीके से बनती है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियास, ठीक है, अग्नाशय। तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन बना, और जो हमारी छोटी आंत में है अब यहाँ पे बन रहा है इरेप्सिन, ठीक है। तो इरेप्सिन, और इरेप्सिन जो फाइनली इरेप्सिन है, यही प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करके ब्लड में सप्लाई कर देता है। तो प्रोटीन पाचक के रूप में है। तो एरिप्सिन कहां से निकलेगा, ये आपका स्मॉल स्टेट है। ट्रिप्सिन कहां से निकलेगा, पैंक्रियाटिक ग्लैंड से। पेप्सिन कहां से निकलेगा, ये आपका स्टमक से, ठीक है। तो क्लियर हो गई भाई छात्रों, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैं टेस्ट के अंदर में ये सब क्वेश्चन लगाता हूं, वहां से अगर आप लिख करके अगर करते हैं, देखो समय कम है, बात बिल्कुल सही है, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो समय कम पड़ता है, लेकिन एक बार चीजों को पढ़ लीजिए। बाकी टेस्ट के आप वीकली टेस्ट दे रहे हैं,
एक बार आप पढ़ लीजिए और टेस्ट के माध्यम से करिए, अपने आप स्वतः सही। गड़बड़ी कहाँ पे होती है कि हम बहुत लंबे समय तक रिवीजन जब नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये तीनों कंपैरेटिव भी बता दिया, तो अब यही चीजें अगर आप 15 दिन छोड़ दीजिए, 10 दिन बाद, तो फिर भूल हो जाएगी कि सर वो पेप्सिन पहले था कि ट्रिप्सिन पहले था कि एरेप्सिन पहले था। ठीक है, तो एक समय पर अंतराल पर रिवीजन करना जरूरी है, और रिवीजन करने के बाद में फिर अपना वो टेस्ट देते रहिए जो आपका प्रैक्टिस है, बस ये काम। अब हम लोग वसा पाचक की बात करेंगे, तो लाइपेज ये वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि वसा, जब आप वसा नहीं खाएंगे तो आपकी ग्लिसराइड, आजकल देख रहे हो कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके तमाम प्रकार की वसा ही खाना बंद कर दिए, और जब वसा खाना बंद कर दिए तो भी हड्डियों में ग्लिसराइड की भी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार की भी चीजें, तो अगर लाइपेज जो है अगर ये नहीं है तो लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज ही जो हमारा वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये पाचक लाइपेज अगर नहीं है तो इसीलिए लीवर को और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है छात्रों, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए कि वो सब पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जैसे हड्डियों में जो दर्द हो रहा है, बहुत सारे प्रकार की चीजें, वो सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो कोई छोटी मोटी बीमारी वो आपके पास में आ ही नहीं सकती, वो अपने आप ऑटो रिन्यू करके वो सही कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंच जाते हैं, बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। लेकिन आप लोगों को एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि जब ऐसे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब उसमें लुगदी के रूप में खाना ऐसे इस तरीके से पानी घुला हुआ ऐसे जाता रहता है, तो इसी में एक जब इस प्रकार की जो आंत में ऐसे खाना जा रहा है, तो इसी में क्या होता है, फिंगर लाइक संरचनाएं होती हैं, ऐसे उंगलियों की तरह संरचना ऊपर और नीचे के क्रम में बनी होती हैं। इसी को ही ये जो है, तो ये क्या करते हैं, ये बिलाई होती हैं, और यही बिलाई क्या करती है, संकुचन और कॉन्ट्रैक्शन और संकुचन का काम करती है। ठीक है, यानी फैलने सिकुड़ और सिकुड़ करके फैल करके इसमें चीजों को रिसीव करके, और जो यहाँ पर ब्लड है, यहाँ पर ऊपर ब्लड है, ये ऐसे करके इसी ब्लड में मिल जाती है। यानी जो ब्लड स्ट्रीमिंग यहाँ पर चल रही है, इसी में चीजें क्या करती हैं, जब इसके रूप में आ जाती हैं तो ये चीजें धीरे 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 करके सब हो जाती हैं। ठीक है, तो बिलाई लाइक संरचना, जो फिंगर लाइक संरचना है, जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि इस तरीके से उंगलियां ऐसे ऐसे इस तरीके से कर रही हैं, तो ये जो संरचनाएं होती हैं, ये संरचनाएं क्या है, उंगलियों की संरचना, उसी के बीच में जो है चीजें वो क्या करती हैं, सक हो जाती हैं, और सक हो करके और ब्लड में मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो इसका मतलब हो गया अगर ठीक ठाक चीजें बढ़िया से अच्छे से खाए हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में चीजें जुड़ जाएंगी, और ब्लड उसी प्रकार का काम करेगा, और ब्लड जिस प्रकार के होगा वैसे ही पूरा आपका शरीर सब चीजें बनती चली जाएंगी। तो चलिए बड़ी आंत पे हम लोग बात कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ये कहते हैं यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पर भोजन का पाचन ना होकर के जो वेस्टेज है, यानी जल का अवशोषण, 90% जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, बड़ी आंत के अंदर में होता है। ठीक है, तो अगर बड़ी आंत की गड़बड़ी होती है तो फिर देखिए चीजें जो है ये अलग प्रकार के, तो जल का अवशोषण काम, जो जल का बैलेंसिंग करने का काम है वहीं पर, यानी बीपी लो हाई इस तरीके से फूलने पचकने, ये सब जो चीजें हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 1 से 1.5 मीटर की होती है, वहीं पर देखिए छोटी आंत की वो 6 से 7 मीटर, और ये जो है 1 से 1.5 मीटर की लंबाई होती है। अब हम लोग बड़ी आंत के अगर बात करें तो बड़ी आंत किस तरीके से, तो 3 पार्ट में इसके है, एक सीकम, कोलन और मलाशय। ठीक है, तो जो पार्ट इस तरीके से जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऐसे घूम करके और यहाँ पर आने का काम करता है। ठीक, ये बंद करके इस तरीके, तो ये जो पार्ट है जो किनारे किनारे जा रहा है, ये आपका क्या है, सीकम, सीकम फिर कोलन और फिर यहाँ पर मलाशय। तो 3 पार्ट है आपका, सीकम, कोलन, मलाशय। अब यहाँ पर क्या है कि मलाशय क्या करता है कि ये अपचित भोजन का संग्रहण, जो अपचित भोजन है, ठीक है, जो पच चुका है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया। सीकम और अपेंडिक्स की अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ से पार्ट यहाँ से जुड़ने का काम करता है, सीकम और अपेंडिक्स, जो ये पार्ट है और यहाँ पर जो जुड़ने का काम करता है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जब शुरुआती दौर में जब जुड़ने का काम करता है, यानी एक हम चित्र के माध्यम से जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से बना और यहाँ से आके जुड़ा, तो जहां ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है यहीं पर एक परिशेषिका भी होती है। ठीक है, उसी परिशेषिका को ये अपेंडिक्स कहते हैं। आगे सीकम की शुरुआत हो जाती है,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन और सीकम के बीच में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, जो खास तौर से क्या काम करती है, सेल्यूलोज का पाचन करने का काम जानवरों के अंदर में करती है, जो एनिमल्स हैं, ठीक है। अब मनुष्य में नहीं होता है, ये शाकाहारी जीवों में सीकम विकसित होता है, जो हमारे शाकाहारी जीव जो इस तरीके से हैं, यानी गाय भैंस, इसमें सब में सीकम से जुड़ी संरचना को वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, खाना का कोई टुकड़ा, कोई पार्ट या कुछ किसी कारण अगर इसमें पानी आ गया, ठीक है, ये ज्यादा लोड पड़ा इस तरीके से, और अगर इसमें पानी चला जाता है इस तरीके से, तो ये फिर क्या होता है, ये अनायास रूप से बढ़ने लगती है और फिर इसमें बहुत ही भयंकर का दर्द शुरू हो जाता है, ये पूरा रेड हो जाती है। अगर ये मतलब फट जाए तो ये ब्लड, ये जहर को फैला देती है, इसीलिए फिर डॉक्टर क्या करता है, इसको यहाँ कट करके निकाल देता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स ये जो है माइनर ऑपरेशन के थ्रू ये भी करता है। तो मनुष्य में क्या होता है भाई छात्रों, या अवशेषी अंग के रूप में है, तो वेस्टियल ऑर्गन के रूप में ये बढ़। अब हम लोग अपेंडिसाइटिस, ये बीमारी है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस क्या करता है, अपेंडिक्स में सूजन आने पर अपेंडिसाइटिस नामक रोग हो जाता है, मैंने आपको बता दिया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं भाई छात्रों, उनको भी ध्यान लेते हैं कि जो पाचन है ये मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक समाप्त होने का काम होता है। इमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, मैंने आपको इमाइलेज के बारे में बताया भी कि इमाइलेज जो मुख में भी पाया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ में हमारे अमाशय से भी ये होता है। HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अमाशय को अम्लीय बनाने का काम करता है, ठीक है। पित्त रस क्या होता है, ये वसा का इमल्सीकरण करने का, इमल्सिफिकेशन क्या कहता है, जो फैट का पचने का काम जो करता है उसी को इमल्सीकरण कहते हैं। आ जाए कि इमल्सीकरण क्या कहलाता है, वसा का पचना, प्रोटीन का पचना, कार्बोहाइड्रेट का पचना, स्टार्च का पचना, ऐसे करके आ जाएगा क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह, जो बीटा सेल्स की बात अभी हुई थी। छोटी आंत क्या करते हैं कि पाचन का मुख्य जो है स्थान है, छोटी आंत ही अगर कभी आ जाए कि सबसे ज्यादा पाचन का काम कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत, क्योंकि यहीं पर ऑब्जर्विंग का काम होता है, भोजन का ज्यादातर ऑब्जर्वेशन यहीं पर, मतलब यहीं पर होता है, और बड़ी आंत में यहाँ पर जल का अवशोषण होने का काम होता है। तो इस तरीके से छात्रों काफी बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया। अब जब हम लोग बात करते हैं कि कभी एक कुछ चीजें हैं, जैसे ऐसे मैं चर्चा में केवल कर दे रहा हूँ कि जैसे आपको मैंने बताया था कि अमाशय है, उसमें जठर जो ग्रंथि है, ठीक है, वो क्या करती है, निकालने का, तो वहां पर पाइलोरिक ग्रंथियां हैं, तो याद रखिएगा कि पाइलोरिक ग्रंथि, ठीक है। तो जो पाइलोरिक ग्रंथि है ये कहां पर है, अमाशय के अंदर में है, ठीक है। तो अमाशय के अंदर में पाइलोरिक ग्रंथियां हैं, यानी स्टमक में पाइलोरिक ग्रंथियां हैं जो जठर रस को निकालने का काम करता है। लार में मैंने आपको बता दिया शुरुआती दौर में कि टाइलिन और एमाइलेज दोनों पाए जाते हैं जो स्टार्च को पचाने का काम करते हैं, स्टार्च को शर्करा में तोड़ते हैं, शर्करा को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भाई छात्रों बात है। और एक छोटा सा पार्ट कभी एक बार पूछा गया था, काफी डेप्थ का भी क्वेश्चन, तो इसलिए एक पार्ट और भी इसी में कर देते हैं कि जैसे लार ग्रंथियां हैं, तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। जैसे आपने मुख, अगर इसको जीभ बना दीजिए, ठीक है, तो अगर जीभ को बनाइए तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं, ठीक है, पैरोटाइड्स ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। तो पैरोटाइड्स, मैंडिबुलर और साथ ही साथ में सबलिंगुअल, 3 जोड़ी यहाँ पर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपके नीचे से यहाँ से जो दोनों वाले पार्ट हैं, ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा आपका स्लाइवा बनने का काम करता है, ठीक है। यानी लगभग अगर देखा जाए तो 65 to 70% यहीं पर आपका बनता है सब मैंडिबुलर में, ठीक है। तो सब मैंडिबुलर जो 65 to 70% क्या करता है, ये सबलिंगुअल वाला जो पार्ट है ये लगभग 5% के मतलब जो है बनता है, और इन फ्रंट ऑफ ये जो है ये टंग, तो यहाँ पर टंग के पास में है, ठीक है, तो टंग के पास में होता है तो इसलिए। और एक आपका जो है पैरोटाइड, ये यहाँ पर कान के नीचे पर, यहाँ पर जो यहाँ वाला पार्ट है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो कान के नीचे जो पार्ट है जाके एकदम अंदर में, ये आपका पैरोटाइड ग्लैंड्स है, ठीक है। तो कान के नीचे वाले पार्ट में यहाँ और यहाँ पर जो एकदम से होते हैं इस तरीके से, वो आपके पैरोटाइड ग्लैंड्स हैं, ठीक है।
तो स्लाइवरी बनने के लिए पैरोट्राइड्स यहाँ पर, ठीक है। उसके नीचे सबमैंडिबुलर जो यहाँ इस तरीके से जो आपका जबड़े में है, लास्ट जबड़ा वाला पार्ट है, ये जो मैंने बताया कि जीभ के यहाँ पर लास्ट जबड़े वाला पार्ट, और जो जीभ के नीचे जब कभी कभी जीभ को ऊपर की तरफ करते हैं तो जो नीचे से आ जाती है वो आपकी सबलिंगुअल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो यहीं से बनता है, लास्ट जबड़े वाले पार्ट से 60 से 70%, 20 से 25% ये जो है ये आपका पैरोटाइड ग्लैंड। तो तीन चीजें हैं, ये याद रखिएगा। ग्लैंड जो है 3 जोड़ी पाई जाती है, एक जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, और ये आपकी यहाँ पर जो जीभ के नीचे जो बना होता है, जीभ के नीचे, तो 3 जोड़ी। तो 3 जोड़ी हैं, एक पैरोटाइड ग्लैंड्स, एक सब मैंडिबुलर और तीसरा सबलिंगुअल, ठीक है। यही आपको याद रखना है, ठीक। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता छात्रों, जितना पूछता वो मैंने आपको बता दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपने इतना तैयार करके रखा है तो आपको ये मान के चलिए कि चीजें। अब एक चीज ये भी कभी कभी आ जाता है कि कभी कभी कुछ लोग खाते ही चले जाते हैं, और फिर क्या है कि कभी कभी हम खाते हैं तो उसके बाद आत्मा तृप्त हो जाती है, फिर हम मना कर देते हैं। तो भूख और तृप्त का ये सब चीजें कि भूख लगी है या हमको तृप्ति, हमको बस हमारा पेट भर गया, ये क्या होता है, ये हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपो जो माइंड में यहाँ पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास में, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है यही हमारा क्या करता है, भूख और तृप्ति, ठीक है। भूख और तृप्ति को ये इंडिकेट करने का काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भूख और तृप्ति को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था, उसको भी आप ध्यान रखेंगे कि जो मल में, ठीक है, फेसेज में अगर देखा जाए मल में दुर्गंध क्यों आती है, तो इंडोल और स्केटोल, इंडोल और एक स्केटोल, इंडोल ही पूछा गया है लेकिन इसको भी याद रखें। तो इंडोल और स्केटोल ये जो नामक एमिनो एसिड है, ठीक है, एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल, इन्हीं अमीनो अम्ल के कारण मल में दुर्गंध आता है। तो इंडोल और स्केटोल के कारण क्या होता है, मल में गंध आता है, ये आपका पार्ट हो गया, ठीक है। एक कभी कभी एक क्वेश्चन जो आपका लीवर का पार्ट आ जाता है, जिसको हम यकृत कहते हैं, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लीवर तो वैसे आपका जूस बनाने का काम करता है, ठीक है, बाइल जूस, लेकिन विटामिन ए और डी को रिजर्व करने का काम भी कौन करता है, विटामिन ए और डी, ये याद रखिएगा। तो विटामिन ए एंड डी ये रिजर्व रहता है कहाँ पे, ये आपका यकृत के अंदर में, लीवर में। तो लीवर में किन 2 प्रकार के विटामिन रिजर्व रहते हैं, विटामिन ए और डी। सी कभी भी रिजर्व नहीं रहता, इसीलिए उसको बराबर जरूरत रहती है, हमेशा यूरिन के थ्रू आप ज्यादा भी नींबू पी लिए तो बाहर कर देता है। तो ए और डी जो है ये रिजर्व रहता है यकृत के अंदर में। तो ठीक है छात्रों, इस तरीके से ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।